हेलो प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी के संपूर्ण हल, सारे सवाल एनसीईआरटी के बनाएं। कुछ सवाल एनसीईआरटी में ऐसे हैं जो बड़ी आसानी से हो रहे हैं और आपको देखने से ऐसा लगता होगा यार ये किताब में तो बड़ी आसान आसान सी बातें हैं और क्यों टेंशन लेनी। चलो कोई प्राइवेट किताब पढ़ लेते हैं, कुमार मित्तल टाइप। नगिन प्रकाशन, नूतन प्रकाशन, बड़ी भारी भरकम सी किताब है। 700-800 रुपये उसकी कीमत है और ज़रा पैसा खर्च हो जाए हमारा तो थोड़ा पढ़ने में मज़ा आ जाए, तो इस गलत फहमी का शिकार मत होना। आप कोई भी प्राइवेट किताब पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है, आपके पास समय है पढ़िए। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि एनसीईआरटी का कोई सवाल आप बिल्कुल ना छोड़ें। हो सकता है उस सवाल की पूरी जानकारी या उस सवाल से संबंधित पूरी जानकारी, उस सवाल का बेसिक कंसेप्ट शायद एनसीईआरटी में ना हो, तो मदद लें, किसी प्राइवेट किताब की मदद ले लें। कोई टॉपिक है तो इंटरनेट की मदद ले लें, गूगल से पूछ लें। लेकिन सवाल ना छोड़ें, चाहे वो उदाहरण हो चाहे वो सवाल हो। ओके, चलिए तो काम की बात शुरू कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है द्रव्य के तापीय गुण, और ये है संपूर्ण एनसीईआरटी हल। हमारे कोर्स में चाहे गणित का कोर्स हो, चाहे फिजिक्स का कोर्स हो, या जो भी कोर्स होते हैं हमारे, उसमें हमेशा एनसीईआरटी का संपूर्ण हल रहता है, पूरा विचार विमर्श रहता है हर टॉपिक पर। और एनसीईआरटी के सवालों के अलावा जो बेसिक क्लियर करने वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं या कंसेप्ट होते हैं, धारणाएं होती हैं, समझदारियां होती हैं, वो सारी आपको कोर्स के अंदर बताई जाती हैं। इसी कारण से कोर्स बड़ा हो जाता है। मतलब 2 महीने में 3 महीने में ख़त्म होने वाले कोर्स हमारे कोर्स नहीं होते हैं। लाइव क्लास से बचें, लाइव क्लास से दूर रहें। लाइव क्लास की जो हवा बहती है यूट्यूब पर, उसको समझें, उसका कारण क्या है उसको भी समझें। उसमें पढ़ाई है या उसमें व्यापार है, बिजनेस है, उसमें क्या है, समझदारी अपनी होती है। अगर वो काम करती है तो आदमी की जीवन की व्यवस्था बढ़िया रहती है। समझदारी घट जाती है तो जीवन की व्यवस्था में समस्याएं हो जाती हैं। कोर्स पूरा कंप्लीट करें, समय बर्बाद ना करें। टॉपिक छांट छांट के लाइव क्लास में कराए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई हैं। पिछले 3-4 सालों से यूट्यूब पे जो लाइव क्लास का प्रचलन चला है, कंपनीज़ ने चलाया है। अब वो कंपनीज़ का अपना एक फैक्टर है, उसमें हम किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम उसमें सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, हम उसमें उलझे रहते हैं। फ़ायदा किसको होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा उसमें नुकसान ज़रूर हो जाता है। एक तरफ से कोर्स को शुरू करें, किताब को पूरा करें, कोर्स को पूरा करें। अगर कोई कोर्स है पूरी तरह तो लाइव क्लास में तो बेटा नहीं हो सकता। इस पर रिसर्च मैंने भी करी है, लाइव क्लास मैंने भी देकर देखी हैं। पेड कोर्स के अंदर भी मैंने लाइव क्लास दे के देखी हैं, यूट्यूब पे भी देखा है मैंने लाइव क्लास दे करके। 2012 से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे रहता हूँ। कंपनीज में नौकरी भी मैंने करके देखी है, सारे काम करके देखे हैं मैंने। लेकिन फाइनल जो रिज़ल्ट आया, जो अच्छे परिणाम आए, जिसमें हमें संतुष्टि प्राप्त हुई, वो पूरे कोर्स से ही हुई। और पूरे कोर्स का जो समय है, जो अवधि है, वो 200 से 300 घंटे के बीच में जाती है, जिसमें लेक्चर भी है, रिवीजन भी है, सवाल भी बहुत सारे हैं। चाहे आप बेसिक लेवल पर पढ़ते हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो। तो कुल मिलाकर ये थोड़ी सी जानकारी मैंने दी। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं अभ्यास, द्रव्य के तापीय गुण। और ये पहला सवाल है बेटा। तो ये पहला सवाल तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। अगर कोई तापमान आपको बदलना है, नियोन और कार्बन डाइऑक्साइड के त्रिक बिंदु क्या होता है? जो ऐसा कोई तापमान, ऐसा कोई दाब है ना, जिस पर तीनों अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। यानी उस बिंदु पर कुछ मात्रा गैस में होती है, कुछ मात्रा द्रव्य में होती है, लिक्विड में होती है, कुछ मात्रा ठोस में भी होती है। त्रिक बिंदु से इधर उधर अगर जाते हैं, है ना, तो फिर इधर सॉलिड हो जाता है, यानी ठोस बन जाएगा। इधर जाएंगे थोड़ा सा दाब को बदल देंगे,
या ताप को बदल देंगे तो लिक्विड हो जाएगा, इधर जाएंगे तो गैस बन जाएगा। त्रिक बिंदु क्या है, कैसे काम करता है, इस चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, उसके बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया है। त्रिक बिंदु के 2 ग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, ब्लू प्रिंट के अंदर वो ग्राफ दिए हैं, एक बार उनको ज़रूर देख लें और त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट को अच्छे से समझ लें। ठीक, चलिए 2 तरह के ताप होते हैं, एक होता है हमारा त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट, तापमान पर परिभाषित कर देते हैं, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। तो ट्रिपल पॉइंट यानी त्रिक बिंदु और क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल पॉइंट, इन दोनों के अंतर को समझना चाहिए। त्रिक बिंदु का जो ग्राफ होता है, अवस्था परिवर्तन का जो ग्राफ होता है, आरेख होता है, जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जहाँ पर वो काम नहीं करती, जब ऐसा तापमान प्राप्त हो जाता है उसे कहते हैं क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो यानी क्रांतिक ताप एक ऐसा ताप है कि भाई इसके बाद अवस्था परिवर्तन वाला जो फंडा है ये नहीं लगेगा। चलिए, तो इन्होंने कहा है कि त्रिक बिंदु CO2 के और नियोन के, है ना, तो नियोन का जो दिया है, ये दिया है इन्होंने, ये केल्विन में दिया गया है 2457 केल्विन। ओके, और CO2 का इन्होंने दिया है 216.55 केल्विन। ठीक, इन तापों को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बदलिए। ठीक, तो सेल्सियस में बदलने का जो फंडा है आपका वो सिंपल है। आप जान रहे हैं अगर तापमान डिग्री सेल्सियस में होगा तो क्या होगा, जो भी तापमान है केल्विन वाला, इसमें से आप 273.15 घटा देंगे तो तापमान सेल्सियस में आ जाएगा। ये जो है आपका एक फंडा ये है, एक सूत्र आपका ये हो जाता है। और अगर आप फ़ारेनहाइट की तरफ बढ़ते हैं फिर तो दूसरी चीज़ ये हो जाती है, TC-F-32 लिखें और 5/9 कर दें बस। यानी यहाँ तापमान ये TF लिख देंगे बेटा, TF ये वाली चीज़ है। यानी ये 2 फॉर्मूले हैं आपके, 2 सूत्र हैं, ये 9th क्लास में भी आ जाते हैं, 8वीं क्लास में भी आ जाते हैं। तो इन्हीं पर आधारित ये सवाल है। पहला सवाल है, आसान सा सवाल है। तो उत्तर जो भी है इसका वैल्यू डालने से यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो आंसर इसका क्या है वो मैं नोट करके आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर मैं नोट करूँगा, यहाँ पे केवल मैं इसका उत्तर लिखूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कुछ गुणा भाग करने की ज़रूरत है, आपको फाइनल कर लेना है। ठीक, तो नियोन के लिए जो आ रहा है -248.58 -248.58 ये आ रहा है डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में और ज़्यादा पहुंच जाता है, ये बड़ा होता है ना फ़ारेनहाइट, तो ये आ रहा है -415। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं इसमें। पहला सवाल तो इन्होंने ऐसा बना दिया कि चलो थोड़ा सा बच्चे का दिल खुश कर देते हैं, बाकी आगे जब जाओगे थोड़ा सा तो पता चलेगा। बैठे रहे, पढ़ते रहे, ईमानदारी से लगे रहे। समय का खर्चा किए बिना कुछ प्राप्त होता नहीं है, और समय को बर्बाद कर देने पे कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। है कि नहीं, बढ़िया। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी लिख देता हूँ। देखो, सेल्सियस वाला लिख दूँ पहले, -5660 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट वाला लिख दूँ -69.88 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मतलब ये तुम्हारे आंसर हो गए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कोई बाहर ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जगह है, यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं लगे हाथ बन जाए बात। 2 परम ताप माप कर्मों A और B पर जल के त्रिक बिंदु 200 A हैं। हमने कोई ताप क्रम बनाया है जिसमें त्रिक बिंदु होता है कितना है, 273.16। बेटा ये केल्विन में होता है, ये जल का है, तो ये 200 A से लिखा जा रहा है। कोई स्केल बनाया हुआ है, किसी ने अपनी मर्जी से बनाया होगा,
तो इस स्केल पे अगर देखें इस त्रिक बिंदु को, तो यहाँ टी ए जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 273 16/200। ये टी ए वाले स्केल पे आ रहा है, तो इसको टी ए इधर ना लिखें बल्कि इसको ए लिख लें। यानी ये टी ए का 1 है, 1 डिग्री है ये टी ए का। मतलब कोई ऐसा स्केल है जो इस ट्रिपल पॉइंट को 200 से भाग कर दें तो एक चीज़ बन जाती है ए, एक स्केल पे एक यूनिट बन जाती है। मतलब ये कि भाई ये कितना होगा इसका। दूसरे वाले का इन्होंने कहा 350 है साहब, और उसको हमने बी कह रहे हैं हम। तो उसका भी एक स्केल लेवल कितना हो जाएगा, 273 16, और यहाँ से बी हटा दें, इस चीज़ को यहाँ से हटा के बेटा यहाँ ले आओ 350। तो ये भी कोई टी बी का स्केल बन जाएगा, और वैल्यू ये 1 यूनिट के बराबर है दोनों की, और दोनों का एक वैल्यू है कि ये 1 यूनिट को डिफाइन करेंगे, यानी एक जैसी चीज़ें हैं। अब इसके बाद इनमें दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये तो 1 यूनिट है, 1 केल्विन को मेज़र करने वाली चीज़ है ये। भाई इतने केल्विन है इतने से, तो 1 केल्विन किससे मेज़र होगा, इसकी यूनिट के पदों में। यानी ये जो चीज़ है इसको ठीक से समझना, 273.16 केल्विन है 200 पे, तो ये 1 यूनिट यानी 1 केल्विन को मेज़र करने वाली चीज़ है, 1 केल्विन इतना होगा। इसका भी 1 केल्विन इतना ही होगा, इधर से भी फाइनल हो गया क्योंकि ये भी केल्विन है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही जैसी हैं, तो फिर हम लिख देंगे टी ए बटा 200 गुना 273 16 बराबर टी बी। ये थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा होगा कि सर ऐसा कैसे लिख दिया, लेकिन ये समझने की बात है कि सवाल एनसीईआरटी में जो दिया है वो कुछ भाषा को घुमा फिरा के दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ काट लेंगे, तो ए में तापमान 4/7 टी बी, इस तरीके से रिलेशन इसमें आ जाएगा। मतलब 1 केल्विन बना लो, 1 केल्विन को देख लो, 1 केल्विन कितने के बराबर होगा, तो दोनों तरफ से उसे बराबर कर दो, दोनों मापदंडों पे 1 केल्विन तो उतना ही होगा। 1 केल्विन कितने यूनिट के बराबर है उसके, है ना। मतलब इसका 1 केल्विन 273/200 वाली यूनिट के बराबर है, और इसका भी 1 केल्विन, तो ये दोनों बात तो उतनी ही है तो 1 केल्विन पे ही, तो दोनों को सेम करके ये फ़र्क आ गया। यानी टी ए में तापमान मेजर होगा, वही तापमान ये बता देगा अगर 4/7 बी में तापमान मेजर होगा। तो सीधी सी बात ये है। तो सवाल को देने का भेद है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए देखिए 2 सवाल हो गए बातों बातों में। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा नज़र डालिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ पढ़ेंगे। देखिए हम मिलके साथ साथ काम करेंगे। किसी तापमापी का ओम में विद्युत प्रतिरोध ताप के साथ निम्नलिखित सन्निकट मतलब निकटतम मान निकटतम मान के नियम के अनुसार परिवर्तित होता है। तो इन्होंने कहा जब प्रतिरोध है, प्रतिरोध तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कैसे बदलता है, उसका एक इन्होंने फार्मूला सा बना के दे रखा है, R0 1 + अल्फ़ा T - T0, कुछ ऐसा है। मतलब पहला जो प्रतिरोध है वो R0 है, उसके बाद अगर ताप बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, ताप घटेगा तो ये घट जाएगा। ये पहला ताप है T0, ये कोई और ताप है T, यानी ताप जो बदल रहा है वो T है, और रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो बदल रहा है वो R है। ठीक, अल्फ़ा का मान इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। नहीं, इन्होंने जानकारी दे रखी बेटा किसी तापमापी पे इतना, यदि तापमापी का जल के त्रिक बिंदु इतने इतने पर प्रतिरोध इतना इतना है, तो पहले हम वो वैल्यू लगा लेते हैं। तापमान जो है पहले हम लगा लेते हैं जल के त्रिक बिंदु पर, है ना। तो पहले जानकारी है 101.6, ये प्रतिरोध है ओम में बेटा, ओम ऐसे लिख देते हैं, है ना।
ओम का ये प्रतिरोध है, और ये ताप इस पे कितना है, जल का त्रिक बिंदु 273 और 16 केल्विन पर, यानी ये कह सकते हैं कि भाई पहला ताप है ये आर नॉट का मान हो जाएगा और ये इसका प्रतिरोध हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा दूसरा जो पॉइंट है वो तापमान हमने बढ़ा दिया, वो तापमान हमने कर दिया 605.5 केल्विन, और तापमान ये प्रतिरोध कर दिया उन्होंने 165 ओम, ऐसे कर दिया इन्होंने, है ना। तो अब इन्होंने कहा कितना ताप होना चाहिए, अब इन्होंने तापमान यहाँ मांग लिया है और प्रतिरोध कर दिया है 123.4 ओम, मतलब ये जानकारी है। तो ऊपर तो दो जानकारियाँ हमें दी गई हैं, ये वाली है ना, इनमें कम प्रतिरोध किसका है, देखिए ये वाला है, इसका है, तापमान कम है, ये ज़्यादा है तो तापमान ज़्यादा है। तो ये वाली जो जानकारी है अगर मैं इसमें लगा दूं, लगाने के नियम के हिसाब से, पहला कौन है, दूसरा कौन है, प्रारंभिक कौन है, अंतिम कौन है, तो मुझे यहाँ से अल्फ़ा का मान मिलेगा, क्योंकि अल्फ़ा का मान मेरे पास नहीं है। ये अल्फ़ा जो है तापीय प्रसार गुणांक बोलते हैं इसको, यानी ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक गुणांक है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इसे मैं लगा दूँ मान लीजिए, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए 165.5 इसको मान लेता हूँ अंतिम, और 101.6 इसको मान लेता हूँ पहले वाला, 1 प्लस अल्फ़ा तापमान, इसे मान लेता हूँ 605, बाद वाला ही मानना पड़ेगा इसको, है ना। तो 600.5 उसे मान लेता हूँ पहले वाला, 213.16 ये अंतर हो गया, ये आ गया ऐसे, ठीक। तो यहाँ से एक अल्फ़ा का मान आएगा मेरे पास, बाकी देखिए आप सारी चीज़ें मैंने पुट कर दी हैं, तो अल्फ़ा का मान आएगा। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ को, इस वाले डेटा को यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो प्रतिरोध है मेरे पास 1 2 3 4, और जो पहला प्रतिरोध है, एक तापमान पर प्रतिरोध है मेरे पास, उसका अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो वो ये वाला है। तो ये है एक, क्योंकि यहीं से बढ़ रहा है ना, हम पहला इसी को मान लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बढ़ते हुए सोच रहे हैं हम, तो इससे तो ज़्यादा ही है ये वैल्यू, तो पहला इसी को मान लेते हैं। तो 1 प्लस अल्फ़ा, तापमान को क्या मान लिया, T, और पहला कितना है 213.16, ये वाली बात आ गई। तो ये बात ध्यान देने की कि अल्फ़ा का मान जब निकाल के यहाँ से इसमें लगेगा, ज़रा ठीक से सोचिए बेटा, अल्फ़ा का मान इससे निकलेगा और इसमें लगेगा, तो ये T का मान निकलेगा, है ना। और T का मान कितना निकल रहा है, बिल्कुल सही मान आ रहा है, T बराबर 384 केल्विन। अब ये बात आ गई, सर क्या करें, कैसे करें, गुणा कर ले, भाग कर ले, बेटा ये ज़रूरत नहीं है कि इसमें झंझट पालने की, आपको उत्तर मिलाना है मिला लीजिए, नहीं मिलाना है कोई बात नहीं। ये कंसेप्ट समझाने के लिए है कि तापीय प्रसार गुणांक जो होता है उसको निकाल के एक जानकारी के आधार पर दूसरे वाले समीकरण में लगाना पड़ जाता है। उसके आधार पर यह सवाल है 12वीं के तीसरे चैप्टर में, ये फिर से आपको एक बार नज़र आएगा, इसके दर्शन होंगे, यहाँ से एक बार देख लीजिए, वहाँ भी काम आ जाएगा। हाँ चलिए, शाबाश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ें एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको देख लें, ये दोनों देखो यहाँ लिखे रखे हैं, उत्तर मिलाएंगे आप एक बार गुणा भाग करके, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये कह रहा है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। इसमें A B C D 4 चीज़ें हैं, विचार करेंगे। इसमें A है, B है, C है और D है, 4 विकल्प हैं इसके अंदर, और इन पे विचार करने वाली बात है कि इनको उत्तर आपको बताने हैं। देखो पहले में क्या लिखा है, A में क्या लिखा है, ज़रा पढ़ें एक बार ठीक से, देखें मेरे साथ चलें।
आधुनिक तापमापी या तापमिति में जल का त्रिक बिंदु एक मानक नियत बिंदु है, यानी जो जल का त्रिक बिंदु है, ट्रिपल पॉइंट है, मानक है, स्टैंडर्ड है। अगर कहीं मानना पड़े, उसको रेफरेंस लेवल पे मानना पड़े तो मान सकते हैं। है कितना? 273.16, यानी ये कह रहे हैं साहब 273.16 केल्विन जो है एक मानक है। ऐसा है क्या? ये जल का त्रिक बिंदु है, ट्रिपल पॉइंट, यानी इस तापमान पर जल जो है वो तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। बर्फ़ भी बन जाती है, उसमें कुछ स्टीम भी होती है, कुछ द्रव भी होता है। चलिए, हिम के गलनांक तथा जल के क्वथनांक को मानक नियत बिंदु मानने में क्या दोष है? तो यहाँ पर ये होता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं, अगर हम इन्हें मानक मान लें तो ये दाब के साथ बदलते हैं, दाब के साथ बदलते हैं। बस दाब घटेगा बढ़ेगा तो ये बदल जाते हैं, तो इनको हम मानक बिंदु नहीं मान सकते। 0 और 100, जो हिम का है, मान लो गलनांक है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो नॉर्मल दाब पर है, जो सामान्य दाब होता है। पानी उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो भी नॉर्मल पर है। एलिवेशन इन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग, डिप्रेशन मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी बातें आप आगे जाके राउट आउट के नियम केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि भाई दाब के साथ ये चीज़ें बदल जाती हैं। तो दाब के साथ चीज़ें बदल रही हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, मतलब सब जगह एक जैसा नहीं है। भारत में निकालेंगे एटमॉस्फेरिक दाब, कहीं इतनी ऊंचाई पे निकालेंगे तो ठीक कुछ और आ जाएगा, और ज़रा हिमालय की गोद में कहीं चले गए पहाड़ी एरिया में तो वहाँ कुछ और आ जाएगा। तो उसको कांस्टेंट नहीं माना जा सकता। इसलिए स्टैंडर्ड जो पैमाना बनेगा वो एक ऐसे ताप पर बनेगा जो एक फिक्स वैल्यू हो। ठीक, तो फिक्स वैल्यू क्या है? सेल्सियस, केल्विन में स्टैंडर्ड परम ताप, परम शून्य है। तो परम शून्य किसको माना गया? परम शून्य कौन है? परम शून्य मान के चले, किसको चले? ये है 273, बेटा याद रखना, 15 केल्विन, ये परम शून्य है। तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये किसके आधार पर मानी गई है? इन्होंने कहा साहब आदर्श गैस अगर कोई हो, मानी हुई चीज़ है, अगर कोई आदर्श गैस हो, देखो गैसें अगर कम दाब पर होंगी, कहानी सुनने लायक है, बढ़िया है। गैसें अगर कम दाब पर होंगी तो आदर्श गैसों की तरह काम करेंगी, व्यवहार करेंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आदर्श गैस जैसी कोई चीज़ काल्पनिक है, लेकिन कहीं कहीं पर काम कर देती है, कम दाब पर काम कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, यानी परम शून्य तक अगर हम उसे ले जाएं, इतने ताप तक हम 0 केल्विन तक अगर हम उसे ले जाएं, ये परम शून्य है। ये देखो, ये 1 डिग्री सेल्सियस परम शून्य, एब्सोल्यूट 0, ये 0 केल्विन है ना, 0 केल्विन। और तापमान सेल्सियस में कितना? ये होता है सेल्सियस का तापमान अगर केल्विन में जाएगा तो इसमें क्या करते हैं बेटा, 273 घटा दे, मतलब जोड़ देते हैं इसमें। तो तापमान अगर केल्विन में जाएगा तो 273 15 इसमें जोड़ देते हैं। ये तो खैर नॉर्मल सी बात है ना। तो परम शून्य जो है, यानी 0 केल्विन को कांस्टेंट वैल्यू माना गया, और जो परिवर्तन करता है उसमें उस नंबर को कांस्टेंट माना गया। यानी सेल्सियस में देखा जाए तो कांस्टेंट जो नंबर है वो 273.15 है, क्योंकि वहाँ से जुड़ा है परम शून्य, यानी 0 केल्विन, आदर्श गैसों की गतिज ऊर्जा जहाँ पर शून्य हो जाती है। ओके, तो इसलिए परम शून्य को बदलने वाला नंबर एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट संख्या है। वो कितनी है? 273.15 है। जल के त्रिक बिंदु कांस्टेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये बात पहली बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। अब जरा बी पे आ जाइए। बी में क्या कहा? जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि मूल सेल्सियस मापक्रम के 2 नियत बिंदु थे पुराने ज़मानों में। पहले मान लेते थे, क्योंकि पहले शायद ये जानकारी नहीं आई थी कि साहब दाब के साथ ये ताप बदल जाते हैं, तो पहले मान लेते थे, कोई हर्ज नहीं है।
और शुरू शुरू में ऐसी चीज़ें होती हैं, बाद में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। जिनको क्रम से 0-100 संख्याएं निर्धारित की गई थी, जिनके लिए परम ताप माप क्रम पर दो में से एक नियत बिंदु जल का त्रिक बिंदु लिया गया, जिसे केल्विन परम ताप 216 निर्धारित की गई 216 निर्धारित की गई है, जिसकी संख्या इस मापक्रम पर अन्य नियत बिंदु क्या है। मतलब यहाँ पर एक अन्य नियत बिंदु क्या है, तो ये नियत बिंदु माना गया नियत बिंदु था, अब ये खारिज हो चुका है। पहले था ऐसा, 0 था। हम जानते हैं कि सवाल जो का तो यहीं का यहीं है। अब क्या है, तो अब ये संख्या कितनी है, अब ये संख्या है 273 15 केल्विन, ये है। पहले किसको मान लेते थे, पहले इसी को मान लेते थे, 273 16 को ही मान लेते थे पहले, क्यों? लेकिन देखने में आया कि भाई दाब बदलने से ये बदल रहा है, ये फिक्स नंबर नहीं है प्रकृति के अंदर। और इस तापमान को अगर पूरा 0 परम शून्य पे लेके जाएं तो परिभाषित नहीं होता है कि गैसों, आदर्श गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाए। तो ऐसा नंबर है गैस डिग्री सेल्सियस में से कितना कम कर दें, डिग्री सेल्सियस में से कितना कम कर दें, कहाँ तक ले जाएं उसको, ताकि आदर्श गैस की जो गतिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाए। तो वो नंबर जो आया, फिक्स जो नंबर आया, परिवर्तन करने वाला जो नंबर आया, वो आया 273 15। तो ये नियत बिंदु हो गया फिर। डन। आगे चलिए सी पे देखते हैं, सी में क्या कहानी बनाई है। बहुत बढ़िया बात है, ये जानकारियाँ मतलब होती नहीं है ऐसे, जब तक किताब पढ़ेंगे नहीं और विचार विमर्श करेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। कहानी जैसा है, कहानी जैसा है, लेकिन सवाल अगर बन जाएगा तो बहुत कम उम्मीद है उसके ठीक होने की, क्योंकि गुणा भाग पे लगे रहते हैं हम लोग। करो न्यूमेरिकल, ये करो वो करो, सवाल डालो उत्तर डालो, ये कर दो वो कर दो, हो जाओ पास, भागम भाग भागम भाग भागम भाग। क्या करोगे, जितनी इंसान की उम्र है जिएगा बेटा उतना ही, भाग भाग के जिएगा, सारे काम अधूरे होंगे, तंग रहेगा, परेशान रहेगा। सुकून से आराम से काम को पूरा करते हुए चलेगा, ज़िंदगी गुजारेगा तो ज़रा आराम रहेगा उसको। तो है हमारे पास समय तो उतना ही है लेकिन निर्भर करता है कि हम उसे कैसे गुजारते हैं, अपने काम को कितना पूर्ण करते हैं, कितना पूरा करते हैं, है ना। चलिए सी में आ जाए। परम ताप तथा सेल्सियस में संबंध है, ठीक है। इस संबंध में हमने 215 लिखा है, 216 क्यों नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि अब जो मान्य है, अब जो मान्य है, अब ये नंबर मान्य है 273 15। अब ये मान्य है और ये अचर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। और इसके पीछे एक फैक्ट है कि किसी भी आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा इस पर शून्य हो जाती है, ये बदलने वाली चीज़ नहीं है। तो जल के त्रिक बिंदु को अचर नहीं माना जा रहा है, सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं ज़रा डी की तरफ। उस परम ताप मापक्रम पर जिसके एकांक अंतराल का आमाप फ़ारेनहाइट के एकांक अंतराल के आमाप के बराबर है, जल के त्रिक बिंदु का ताप क्या होगा। मतलब अंतर जो है फ़ारेनहाइट के बराबर है जल के त्रिक बिंदु को। तो एक फ़ारेनहाइट का जो कन्वर्जन होता है ना बेटा, वो कैसा होता है, ये होता है 9/5, और जो आमाप है, अंतर है, वो डेल्टा टी, ये मान लीजिए केल्विन में है, और ये डेल्टा टी नया कोई आमाप, कोई स्केल बना रहे हैं, इसका है, ये तुम्हारा अपना फ़ारेनहाइट पे ले जाना है आमाप। देखो जिसके एकांक अंतराल का आमाप फ़ारेनहाइट के एकांक अंतराल के बराबर है, तो फ़ारेनहाइट का एकांक अंतराल तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ से चलता है ना फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट लिख दो बेटा ऐसा। तो ये कोई तुम्हारा स्केल है, तो उठा के वैल्यू लिख दो। भाई फ़ारेनहाइट का स्केल बढ़ जाता है, 9/5 गुना हो जाता है, चाहे वो केल्विन पे लेके जाओ उसको, चाहे उसको डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओ, तो 9/5 गुना होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ क्या कर दें, 9/5 लगा दें, और जो केल्विन का एक डिफरेंस का अंतर है ना, वो इसके अंदर फार्मूले में यहाँ डाल दें, तो वो 273 15 होता ही है। फ़ारेनहाइट पे लेके जाना है इसको, है ना, फ़ारेनहाइट के अंतर पे लेके जाना। देख फिर डेल्टा टी केल्विन, डेल्टा टी फ़ारेनहाइट, है ना, ऐसे। तो कितना बन जाएगा ये मान, 9/5 गुना कर दें तो फ़ारेनहाइट पे अंतर कितना पहुंच जाएगा, 491 688।
491 और 688, ये बन जाएगा। ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। मतलब अंतराल फ़ारेनहाइट वाला ले लें तो कुल मिला के स्केल इतना बड़ा तुम्हें करना पड़ेगा। आपने एक स्केल बना लिया 1 से 273 तक बना लिया मान लीजिए, या कोई स्केल बना लिया जो डिग्री केल्विन या केल्विन पर चल रहा है। डिग्री केल्विन नहीं होता, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन पर, है ना। तो केल्विन वाले को बदलना है, उसे फ़ारेनहाइट का पैमाना बनाना है, उसका तो बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि फ़ारेनहाइट का अंतर ज़्यादा होता है, वो बड़ी स्केल होती है। तो उठा के इसे गुणा कर दो, सिंपल सी चीज़ है, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन बढ़िया था, कुछ बातें जानकारी में आ गई। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड था। थ्योरी वाले जो थ्योरी पे बनने वाले सवाल हैं जो सीधे तौर पर हमें जानकारी देते हैं, उन सवालों का जो ज़्यादा महत्व है बेटा वो नीट एग्ज़ाम में है, ये ध्यान रखना। नीट का जो एग्ज़ाम होता है ना मेडिकल वाला, उसमें है। या फिर उनका बहुत ज़्यादा महत्व है वो यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में है। यूपीएससी नहीं होती है ये जो आईएएस आईपीएस वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें है। या फिर ऐसी सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपको जो सब्जेक्ट की नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज जो सब्जेक्ट की है वो कैसी है, तो वहाँ इसका बड़ा रोल है। एनडीए है, डिफेंस है, छोटा सवाल बनेगा एनडीए में। आर्मी एंट्रेंस जो है उनमें छोटा सवाल बनेगा, तो वहाँ ऐसे सवालों का बड़ा रोल है। मतलब गणित लगाए जा रहे हैं, गुणा भाग करे जा रहे हैं, और जो डीप नॉलेज है, जो समझदारी है, वो नहीं है। तो बस मामला फिर गड़बड़ है। चलिए 5 नंबर, शाबाश। दो आदर्श गैस तापमापी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखने से ऐसा लग रहा है सर क्या क्या लिखा पड़ा है ये, पर मैं समझाऊंगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मज़ेदार सवाल है। दो आदर्श गैस तापमापियों ए तथा बी में क्रमशः ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रयोग की गई है। मतलब तो ताप हमें मापना है तापमापियों में, और ये देखना है कि दाब के साथ ताप कैसे बदल रहा है। आदर्श गैस पर यह आधारित है। इनके प्रेक्षण ताप, दाब, ताप मापी ए में। तो ए में जो दाब आया है वो कितना है? दाब ए लिख दे बेटा इसको। इसमें 2 बातें आ रही हैं। जल का त्रिक बिंदु यानी 273.16 केल्विन जो आया है, इस पे जो दाब आया है 1.250 गुना 10⁵ पास्कल। और सल्फर का सामान्य गलनांक, सल्फर का सामान्य गलनांक, तो इस लिख देते हैं सल्फर का गलनांक, ऐसा लिख देते हैं। ये देखो यहाँ पे इस पे जो दाब आया है 1797 10⁵ पास्कल। ये जो दाब है तापमापी ए का है, यानी ये जानकारी ए की है। तो ये दाब इसी तरीके से दूसरे वाले से भी मेज़र किया है इन्होंने। मतलब ताप बढ़ेगा दाब बढ़ेगा। आदर्श गैस में एक फंडा होता है कि ताप और दाब जो है समानुपाती होते हैं या अनुक्रमानुपाती होते हैं। चलो अब बी की कहानी आई। जल का त्रिक बिंदु, इसमें जो दाब दिया है देखो यहाँ इसी पॉइंट पे ये दिया है 0.200 10⁵ पास्कल, और दूसरे में दिया है 0.287 गुना 10⁵ पास्कल। ये सल्फर का गलनांक है। मतलब कोई तापमान है जिस पे सल्फर गल जाती है। गलना समझ रहे हैं? मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जाती है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है, गल जाती है। समझ रहे बात को? अब इन्होंने सवाल जो पहला पूछा है
ए पार्ट में जो पूछा है इन्होंने, ए वाला जो पार्ट पूछा है उसमें क्या पूछा, तापमापियों ए तथा बी द्वारा लिए गए पाठ्यांकों के अनुसार सल्फर के सामान्य गलनांक के परम ताप क्या है। तो हम कह रहे हैं कि भाई समानुपाती है, समानुपाती है इसके। तो कोई ताप मान लो यहाँ से निकलता है, सल्फर का कोई ताप गलनांक यहाँ से निकलता है, तो इसके अनुसार ही बढ़ता है। जैसे ये बढ़ेगा ऐसे ये भी बढ़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा TS और बटे में पानी वाला लगा दो ऐसे, यहाँ ये वाला दाब लगा दो। यहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है ना वो ये हो रही है T1/T2 बराबर P1/P2, मतलब P समानुपाती T होता है ना, P1/T1 T1 बराबर P2 बटे, या P1/P2 बराबर T1/T2 वाला जो फंडा था वो लग रहा है। ये कहानी यहाँ से आ रही है। तो ये नंबर तो बेटा कट ही जाएगा, ये हल हो जाएगा। TS जो यहाँ से आ रहा है पहले वाले में वो आ रहा है 392.69 392.69 केल्विन। सल्फर का ये गलनांक आ रहा है, इसे गुणा करके भाग करके जो भी है हल करके देखो ये वैल्यू आ रही है। दूसरे वाले में जो आ रहा है वो बिल्कुल इसी की तरह से है। TS बड़ा दाब ऊपर लिख दें 287 गुना 10 की पावर 5 और 273 16 से गुना कर दें। जो छोटा दाब है बेटा ये नीचे लिख दें 0.200 10 की पावर 5। ये तो ये जो मान आ रहा है ये थोड़ा सा अलग आ रहा है 391.98 केल्विन। यानी ये एक वैल्यू ये आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है। ओके, थोड़ा सा अंतर आ रहा है दोनों में थोड़ा सा अंतर आ रहा है सल्फर का गलनांक फार्मूले से निकालने में। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, मान लो ये लगा लें P1/T1 और P2/T2। ये अपने तरीके से भी लगा सकते हो। मान लो इसको मान लिया मैंने P1, इसको मान लिया मैंने P2, इसको मान लिया मैंने T1, इसको मान लिया मैंने T2, है ना। देखो ऐसे कहानी बन जाएगी ना, बन जाएगी ऐसे दोनों में। अब ये दूसरा सवाल खड़ा कर देगा यहाँ पे, और ये भी फर्क है कि दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आपके विचार में तापमापियों ए तथा बी के उत्तरों में थोड़ा अंतर होने का क्या कारण है। आपका जो विचार है, आप जो समझते हैं अपने विचार से, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक तो ये बताइए कि भाई ये अंतर क्यों है, कारण क्या है। अच्छा, दो पाठ्यांकों के बीच की विसंगति को कम करने के लिए इस प्रयोग में क्या प्रावधान आवश्यक हैं। देखो ये अंतर इसलिए है क्योंकि आदर्श गैस मानते हुए, आदर्श गैस मानते हुए, अब देखो ए में जो भरी है इन्होंने, इसमें भरी है ऑक्सीजन, और बी में जो भरी है, दाब बी में जो भरी है इन्होंने दाब मापी में, इसमें भरी है हाइड्रोजन। बात को समझ रहे हैं। तो आदर्श गैस मानते हुए, क्या मानते हुए, आदर्श गैस व्यवहार मानते हुए गणना की गई है। तो हम जान रहे हैं कि आदर्श गैस व्यवहार मानी हुई चीज है, एब्सोल्युटली नॉट अ परफेक्ट गैस इन नेचर। पूरी तरह कोई आदर्श गैस तो होती नहीं है ना। अब ये कह रहे हैं कि आदर्श गैस मानते हुए किया है हमने, इसलिए थोड़ा फर्क तो आएगा, क्योंकि फार्मूला आदर्श गैस वाला लगा लिया, P1 P2 T1 T2 वाला। अब अगर इसका तरीका है, इसको ठीक कैसे करेंगे, तो गणना कम दाब पर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, गणना जो होती है वो कम दाब पर होनी चाहिए, कम दाब पर
होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए साहब ऐसा? बताइए, कम दाब पे क्यों होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि कम दाब पर गैसें आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करने लगती हैं। जो गैसें होती हैं कम दाब पर आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करने लगती हैं। बात समझ में आ गई बेटा? सुन गया ठीक से? एक बार फाइनल हो गया। अब मुझे ये बताओ, इनमें से कौन सा ताप ज़्यादा सही है? कौन सी वैल्यू ज़्यादा बढ़िया है? इनमें से सही कौन सी है? बड़ा सिंपल है इस बात को देखना कि जो आंकड़े कम दाब पर लिए गए हैं वो ज़्यादा परिशुद्ध होंगे, उनमें शुद्धता ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे दाब कितना है, 1.25, यहाँ 1.797, यहाँ पे देखिए कितना है, कम है, कितना कम है देखिए दाब। तो मतलब कौन सी वैल्यू ज़्यादा सही है? ये वाली वैल्यू ज़्यादा सही है। इसमें परिशुद्धता ज़्यादा है, यानी सल्फर का गलनांक अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों आंकड़ों के हिसाब से कौन सा बढ़िया रिजल्ट है, तो ये वैल्यू आप बताएंगे। क्यों? क्योंकि आदर्श गैसों का फंडा है, कम दाब पर वो बढ़िया रिजल्ट बताता है। तो बढ़िया सवाल था कि नहीं? समझदारी से भरा हुआ सवाल था कि नहीं? बताओ, बोलो हाँ के ना। एक मास्टर जी आते हैं यूट्यूब पे, वो बोलते हैं बोलो हाँ के ना, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। अजीब अजीब तरह का मतलब तरीका होता है टीचरों का पढ़ाने का। गलत नहीं कहूँगा मैं इसको, अपना अपना तरीका होता है सबका। बात ये है कि पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाओ, बात पूरी करो, मतलब पूरी समझदारी हो। पूरी समझदारी हुई तो टिकेगी दिमाग में, बच्चे के काम आएगी। उड़ती उड़ती खबर पकड़ ली और उड़ा दी चिड़िया। होता है ना, उड़ती उड़ती खबर पकड़ ली और उड़ा दी चिड़िया। हो गया ना, ट्विटर वाली चिड़िया उड़ा दी फिर है, वो 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं, फिर उसको चिड़िया गायब हो जाती है। चलिए।